हैदराबाद, अगस्त 1948। अभी कुछ ही महीने पहले एक तीव्रवादी ने उपमहाद्वीप के सबसे अनमोल जिंदगी का खात्मा कर दिया था। वो थे महात्मा गांधी। पार्टीशन के सदमे से देश अभी कांप रहा था। तकरीबन 1 साल पहले हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब चुका था। लेकिन रियासत हैदराबाद के नवाब हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस आला हजरत मीर उस्मान अली खान अपनी हैदराबाद को हिंदुस्तान से आज़ाद रखना चाहते थे। भारत के बीचों बीच स्थित हैदराबाद 82,000 वर्ग मील पर फैली हुई 1,70,00,000 आबादी वाली देसी रियासत थी और जाहिर है हिंदुस्तान की नई जमहूरी और सेक्युलर सरकार हैदराबाद में बरसों से टिकी हुई मजहब परस्त और जागीरदाराना हुकूमत को बरकरार रखना नहीं चाहती। हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस के लिए ये एक बहुत बड़ी बाजी थी। सबसे पहला सवाल था उनके दौलत का। हैदराबाद पर निकाले गए भारत सरकार का व्हाइट पेपर के मुताबिक निजाम एक ऐसी सियासी व्यवस्था की शिखर पर बैठे हैं जिसमें उन्हें सालाना 50 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा सालाना 3 करोड़ उनकी निजी जागीरों में से मिलते हैं। उनकी बेशुमार दौलत के बारे में अंदाजा है कि वो सैकड़ों करोड़ों रुपयों की हैं। बाद में सवाल उठा शान शौकत का। आसिफ जाही खानदान हैदराबाद पर 200 साल से हुकूमत कर रहा था और आखिर में शायद मुकद्दर का भी सवाल था। कहा जाता है कि आसिफ जाही खानदान के पहले हुक्मरान कमरुद्दीन अली खान एक बार शिकार खेलते हुए भटक गए थे। वे थके हुए और भूखे थे। तब उनकी मुलाकात एक दयालु फकीर से हुई जिसने उन्हें कुछ कुलचे पेश की। शदीद भूख के बावजूद कमरुद्दीन खान 7 कुलचे से ज्यादा खा नहीं सके। तब उस फकीर ने बादशाह को बताया कि उनका वंश हैदराबाद पर सिर्फ 7 पीढ़ियों तक हुकूमत करेगा। मीर उस्मान अली खान 7वें आसिफ जाह थे। निजाम को अपने इरादों पर डटे रहने पर मजबूर कर रहे थे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही सालार फील्ड मार्शल कासिम रज़वी। कासिम रज़वी एक छोटे से कस्बे लातूर के वकील थे। जहां तक इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सवाल है, व्हाइट पेपर में कहा गया कि जुलाई 1947 से निजाम की तरकीब से इत्तेहाद को एक लड़ाका दल में बदल दिया गया है। एक नीम फौजी तंजीम जिसे रजाकार कहते हैं बनाया गया है। इस दल में शामिल होते समय एक रजाकार कसम खाता है कि वो दक्कन में इस्लामी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए आखिर तक लड़ेगा। 70,000 मर्द, औरत और बच्चों को फौजी तरबियत दी गई है। 50,000 रजाकार भर्ती हो चुके हैं और 5 लाख के निशाने को पूरा करने के लिए भर्ती जारी है। और इस तरह अगस्त 1948 में हैदराबाद की सड़कों पर खौफ और बेचैनी का माहौल पैदा हो गया था। सलातीन में सल्फ सब हो गए नजर अजल उस्मान। मुसलमानों का तेरी सल्तनत से है निशान बाकी। वो माहौल खौफनाक इसलिए बना था कि रजाकार अकेले नहीं थे, आम मुसलमान भी उनके हम ख्याल हो गए थे। उनका जहन भी यही हो गया था कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। और पूरा खेल ये था, मेरा जो तज़िया है बाद में, कि हैदराबाद की आज़ादी का नारा इस वास्ते था कि यहाँ के जो चंद सरमायादार थे
یہ رائزنگ بورژوازی تھی مسلمانوں کی، اور یہ برلا اور ٹاٹا کے مقابلے میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے یہ اپنی آزادی چاہتے تھے، اس کے واسطے اس مقصد کو استعمال کیا انہوں نے۔ اور عام رضاکار تو عام آدمی تھا، عام آدمی تو اس کو پیسے دیے جائیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہاں میں حامل آتا ہے، لیکن ان کے جو سالار تھے وہ اچھے لوگ نہیں تھے۔ اختر حسن 36 سال کی عمر میں پیام کے ایڈیٹر تھے۔ پیام ایک ترقی پسند اخبار تھا جسے ایک قوم پرست صحافی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھی قاضی عبدالغفار نے شروع کیا تھا۔ قاضی صاحب پہلے مولانا محمد علی کے اخبار ہمدرد میں کام کیا، بعد میں کلکتے سے اخبار جمہور بھی نکالا تھا۔ قاضی صاحب کے بعد اختر حسن پیام کے ایڈیٹر بنے۔ پیام ایک با مقصد اخبار تھا اور 12 اگست 1948 کو اسے اپنا فرض نبھانے کا بلاوا ملا۔ منظور جنگ کا فون آیا صبح میں، ایک اسٹیٹمنٹ بھیج رہا ہوں تم کو، چند لوگوں کی دستخط ہیں اس پر، میں اپنی ضمانت پر کہہ رہا ہوں کہ وہ سب صحیح ہے، اسے پڑھ لو تم اور مناسب سمجھو تو اس کو اخبار میں شائع کر دو۔ میں نے کہا ضرور۔ اس کے بعد فرید مرزا لے کے آئے میرے پاس وہ اسٹیٹمنٹ، میں نے پڑھا تھا اسٹیٹمنٹ۔ ظاہر ہے مجھے کوئی بری بات نہیں معلوم ہوئی، اچھا ہی معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اس طرف آ رہے ہیں۔ میں یہاں کے مجلس مسلم سے واقف تھا، سراج الحسن ترمیزی کے پاس جایا کرتا تھا، ان کے پاس خواہ اللہ پانی پت کے آیا کرتے تھے۔ تو یہاں ایسا نہیں تھا کہ انٹلیکچوئلس نیشنلسٹ نہیں تھے مسلمانوں میں، بہت کافی لوگ تھے، لیکن بڑی پوسٹ پر تھے یا چھپے ہوئے تھے، کھل کر سامنے آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ یہ ساتھ جب مسلمان سامنے آئے اور ان کا بیان میں نے چھاپا اور فرسٹ پیج پر بڑی سرخیاں، شاہ سرخی جس کو کہتے ہیں، اس کو دے کر، اور دوسرے دن پورے انڈیا کے نیشنلسٹ پریس میں اس کا ٹرانسلیشن چھپا۔ تو یہ بات ظاہر تھا، اینی باڈی کین ریڈ دی رائٹنگ آن دی وال، حیدرآباد سوائے اس کے کہ اس کو ایکسیڈ کرے اور کوئی سچویشن نہیں تھا، اور زیادہ سے زیادہ فیوریبل کنڈیشن لینے کی کوشش کی گئی، اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے دینے کے لیے کہا۔ وہاں ان کے کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کوشچن کیا گیا تھا کہ آپ اتنی فیسلٹیز حیدرآباد اسٹیٹ کو کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کا موقف جو ہے ایک خاص ہے، ایک اسپیشل پوزیشن ہے ان کے ساتھ ہے۔ آپ حیرت کریں گے، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ سردار ولبھ پٹیل جو ہے مسلمانوں کے اتنے دوست نہیں تھے یا مخالف تھے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اسمبلی بنے گی اس میں 50% مسلم لوگ ہوں گے اور 50% نان مسلم ہوں گے، اور جو وزارت بنے گی، جو منسٹری بنے گی، اس میں 50% مسلم ہوں گے اور 50% نان مسلم ہوں گے۔ اس کو بھی قاسم رضوی صاحب نے قبول نہیں کیا۔ آپ بتائیے کتنی خطرناک چیز ہے۔ ہم لوگوں کا جو ہے تناسب ہے 15, 16, 17%، ہارڈلی 20%۔ اب اس کے لیے آپ کو 50% مل رہا ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ سپریمیسی، مسلم پاور شوڈ ہیو سپریمیسی، اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کا ہونا۔ یہ کوئی بھی، اچھا یہ صحیح ہے کہ جو سپریمیسی رہتی نہیں تھی، مگر وہ گریجولی ہوتی تھی، اور جب ہم نہ یہاں ہنگامے ہوتے تھے، نہ ماتور ہوتی تھی، سب کچھ تھی، تو ہمارے کو جو گولڈن اپرچونٹی ملی تھی اس کو ہم نے اپنی بے وقوفی سے مس کیا۔ اس وقت فرید مرزا 30 سال کے تھے، شادی شدہ تھے اور 3 بچوں کے باپ، لیکن انہوں نے بسمت نگر کی تحصیلداری کا مستقل نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا، کیونکہ ان کے اطراف جو بھی ہو رہا تھا وہ انہیں پسند نہ تھا۔ یہ رضاکار جو تھے ان کو یہ کہہ کے بنایا گیا تھا کہ یہ ہندوؤں کی جان و مال کی حفاظت کریں گے، اپنے دیش کی حفاظت کریں گے، مگر یہ نوجوان لڑکے تھے، ڈریس پہنے، یہاں لوٹ وہاں لوٹ، فلاں ہنگامہ کرنے لگے، اور میرے اپنے علاقے میں بھی کئی جگہ ان لوگوں کی گڑبڑ ہوئی، اور ایک مقام لوہا اور وٹھل وار جو بالکل کمرشل لینڈ روڈ لاتور روڈ پہ جانے پہ تھا، وہاں پٹھانوں نے گڑبڑ کی، 3 بجے سے 11 بجے تک ہنگامہ کیا۔ مجھے اطلاع ملی، میں پہنچا، قتل و خون، لوٹ، غارت گری۔ اس کے بعد دوسرے دن میں پہنچا صبح میں، بعد میں رضاکار آئے، پولیس آئی، ان کی موجودگی میں بھی لوٹ مار ہوئی۔ اس کا مجھے بڑا رنج اور دکھ ہوا۔ پٹھان بدماشی کرے ہوں گے، ان کو پکڑ لے سکتے تھے یا نہیں کرتے۔ پولیس کی موجودگی میں، ان رضاکاروں کی موجودگی میں مال کو لوٹ کر کچھ مکانوں جلا کر وہ لے گئے، اور یہ میں نے پسند نہیں کیا، اور پھر میں نے رپورٹیں کی۔ رپورٹوں پر بجائے اس سے کہ اس پہ کچھ ہمدردی سے غور ہوتا، میرے خلاف یہ کہنے لگے کہ آپ غدار ہیں، آپ ایسے رپورٹ کیوں دے رہے ہیں۔ چنانچہ اتحاد المسلمین کا ایک لیڈر آ کے میرے گھر کے سامنے تقریر کیا کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں ختم ہو گئے ہیں، یہ تو معمولی فش ہے، وی کین ایلیمنیٹ نو ٹائم۔ میری بیوی گھبرا گئی۔ انہی دنوں
फरीद मिर्जा को एक अखबार कादिम पोस्ट के जरिए मिला। एक रिटायर्ड जिला मजिस्ट्रेट मुल्ला अब्दुल बासित कादिम निकालते थे और अपने ही पैसे लगाकर रियासत के तमाम ऊंचे ओहदेदारों को भिजाते थे। आमतौर पे उर्दू प्रेस एक तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा नहीं, मेरे एक मुंसिफ थे हिंद किशोर साहब, उनको मेरे ख्यालात का इल्म था। उन्होंने कहा कि पर्चा एक आया है, आपने देखा? मतलब मेरे पास भी आया है। मैं जो पढ़ा तो मैं बहुत मुतासिर हुआ, फौरी मैंने एक कार्ड लिखा उनको। मुल्ला अब्दुल बासित साहब की शख्सियत एक गैर मामूली शख्सियत थी, और मुल्ला अब्दुल बासित साहब की ख़ास खुसूसियत यह है कि उनके वालिद बुजुर्गवार मुल्ला अब्दुल क़य्यूम भी गैर मामूली फ्रीडम फाइटर थे, और उनके शहर बदल शायद निज़ाम ने किया था चूँकि अंग्रेज़ों के खिलाफ वो थे। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय से उनकी एक बाज़म फ्रेंडशिप थी, बिरादराना ताल्लुक़ात थे। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय साहब जो हैं मिसेस सरोजिनी नायडू के वालिद बुजुर्गवार होते थे, और ये लोग जहाँ भी मिलते थे भाई बिरादरी से मिलते थे। उससे पता चलता है कि ये लोगों में एक बिरादरी के ताल्लुक, हिंदू मुस्लिम सभी जो बिरादराना ताल्लुक़ात थे, उसको उन्होंने उस 19वीं सेंचुरी से भी उसको बाकी रखा था। हालात बद से बदतर हो रहे थे और फरीद मिर्जा के लिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। वे मुल्ला साहब से मिले और तय किया कि कुछ किया जाए, और हम लोग फिरने लगे, मुख्तलिफ लोगों से मिले, सब कुछ करे। बहुत से लोग मुत्तफिक थे, मगर हिम्मत नहीं थी लोगों में कि रज़ाकारों के खिलाफ आवाज़ उठाए। इससे से कि रज़ाकार सब वेल इक्विप्ड थे, आर्म थे, एंड द लीडर वॉज ए फैनेटिक पर्सन, एनीथिंग वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। एक अबुल हसन साहब थे, उनसे मिला था मैं, उन्होंने कहा कि आप पास कितने गुंडे हैं? तो मैं साहब गुंडों की क्या ज़रूरत है? तो बोले वो रज़ाकार लोग सड़क पर मेरी मोटर रोक के मारेंगे, तो हम मैं कैसा जवाब दूंगा? 12 अगस्त तक उन दोनों ने 5 और को अपना हमखियाल बना लिया। ये सब हैदराबाद की मोतेबर शख्सियतें थीं। इनमें शामिल थे रिटायर्ड कलेक्टर नवाब मंजूर जंग, इंग्लैंड से तालीम याफ्ता मजदूर नेता बाकर अली मिर्जा, रिटायर्ड अकाउंटेंट जनरल हुसैन अब्दुल मुनीम, तालीमात के रिटायर्ड डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन जाफरी और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर अहमद मिर्जा। इन सातों ने तय किया कि पयाम में एक तफसीली बयान के जरिए निजाम से अदबन गुजारिश की जाए कि वे रजाकारों की तंजीम पर पाबंदी लगा दें और हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल कर दें। उर्दू प्रेस सारा का सारा मुखालिफ था, 90%। सिर्फ 2 अखबार ऐसे थे जिसमें हम दे सकते थे। एक तो इमरोज़ था, मगर इमरोज़ में चूंकि प्री सेंसरशिप आ गई थी तो वहाँ हम देने मुनासिब नहीं समझा। पयाम में दिया, पयाम में अखबार आया, और दूसरे दिन जाके 13 अगस्त को मैंने शहबुल्ला खां को भी दिया। मुअक्कली मिर्जा से इंट्रोडक्टरी लेटर लेकर मैं बी राम किशोर राव साहब पास गया। उनके घर के करीब ही मालूम हुआ था। बी राम किशोर राव साहब ने बुलाया तो शहबुल्ला खां साहब हसीन जवान आदमी, मैं समझता 28-29 की उम्र होगी, पान खाते थे। उन्होंने कहा कि आप बयान हमारे पास क्यों नहीं कराएं? तो मैंने कहा भाई आप पास प्री सेंसरशिप है, अगर हम आपको बयान देते तो इट वुड हैव बीन निप्ड इन द बड इटसेल्फ। और बेराम किशन राव साहब से मालूम ये हुआ कि हमारे बयान में कितना हंगामा हुआ कि 2 आने का पर्चा जो है 2 रुपए में बिका है। और बाद में पता चला कि बीबीसी ने भी ये कहा था कि बड़े बिग और रिटायर्ड ऑफिसर ने निज़ाम को मशवरा दिया है कि वो इंडियन यूनियन को एक्सेप्ट करें। जब ये बयान शाये हुआ तो उसके बाद हैदराबाद के अखबारों में इसके खिलाफ बड़ा शदीद रद्द अमल हुआ। अब जैसे रहबर दक्कन ये हैदराबाद का सबसे ज़्यादा छपने वाला अखबार था, इसमें ये उन्वान लगाया गया कि ये एक साजिशी बयान है। और इसी तरह से निज़ाम गज़ेट भी हैदराबाद का बहुत कदीम और बहुत बड़े सर्कुलेशन वाला अखबार था, इसमें यह उन्वान लगाया गया कि गद्दाराना मिल्लत और दुश्मनाने आज़ादी की नापाक बसाई। यहाँ तक कि एक हफ्तावार परचम उस ज़माने में बहुत ही मकबूल था जिसके एडिटर फसीउद्दीन थे। इसमें उन्होंने एक इदारिया लिखा और इस इंतहा पर पहुंचकर उन्होंने ये इदारिया लिखा कि इसका उन्वान कायम किया है कि गद्दारों को गोली मार दो। उस ज़माने में इस तरह का बयान देना अपनी सलामती को ख़तरे में डालने के मुरादिफ था। चुनाचे हम देखते हैं कि उसके बाद एक बयान सैयद मोहम्मद हुसैन जाफरी जो इस बयान पर दस्तखत करने वाले थे, उनके बेटे
मेहदी हुसैन जाफरी ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें इन सब लोगों के साथ अपने वालिद को भी गद्दार मुल्क करार दिया और मीर जाफ़र और मीर सादिक के खिताबात से उनको नवाजा। उस ज़माने में जो ज़राए इब्लाग थे, हमारा सहाफ़त थी और रेडियो था, बजुज़ चंद अखबारों के, इन्होंने अपनी ख़बरों के ज़रिए से, मुबालगा आमेज़ ख़बरों के ज़रिए से, जज्बाती इदारियों के ज़रिए से एक हिस्ट्रिया की कैफियत सी पैदा कर दी थी और एक जुनून सा लोगों में आ गया था, जिसकी जद में हमारे दानिश्वर भी और बाज़ तरक्की पसंद भी उसकी जद में आ गए और उसी रौ में बह गए, जिसकी एक मिसाल इब्राहिम जलीस की है कि मैं ख़ुद उन जलसों में मौजूद था जब वो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के जलसों में वो तकरीर करते थे और कहते थे कि आज़ाद हैदराबाद चाहिए हमको, और आज़ाद हैदराबाद के आज़ाद होने के बाद ही हम यहाँ एक सोशलिस्ट हुकूमत कायम कर सकते हैं। यह उनका एक तस्वुर था। लेकिन जब पुलिस एक्शन हो गया और उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए तो उनको एहसास हुआ कि जो कुछ वो उन्होंने सोचा था सब गलत था। चुनाचे उन्होंने एक नावल लिखा, दो मुल्क एक कहानी, और उसमें साफ साफ तौर पर इन गलतियों का एतराफ़ किया। एक और मिसाल अजीज़ अहमद है, जो अजीम तर हैदराबाद हफ्तावार रिसाला निकाला करते थे। इसमें उन्होंने उस तहरीक की तायद में मुसलसल मज़ामीन शाये के इदारिया लिखे, और दिलचस्प बात यह है कि एक अखबार में वो पंडित नेहरू के बारे में लिखते हैं, निकाब पोश महासभाई, और फिर एक अखबार में कासिम रजवी की तस्वीर कवर पेज पर शाये करते हैं, द मैन ऑफ द मूवमेंट के उन्वान से। लेकिन जब पुलिस एक्शन हो जाता है तो उसके बाद वही एडिटर रहते हैं और वही उनका हफ्तावार रिसाला है, और उसके पहले सफ़े पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर छापते हैं और उनके दौरे हैदराबाद का तस्करा करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं। तारीखी की उस माहौल को चीरता हुआ एक नाम जो हमें आज चकाचौंध करता है, शोएबुल्लाह खान। शोएबुल्लाह खान उस मनहूस अगस्त 1948 में सिर्फ 28 साल के थे। इसके बावजूद वे एक निडर, कौम परस्त मुजाहिद आज़ादी बन गए थे, और इस दफ्तर से शोएबुल्लाह खान अपना अखबार इमरोज़ निकालते थे। दफ्तर इमरोज़ श्री बुरगुला रामकृष्ण राव का घर का हिस्सा था। वे एक सीनियर कांग्रेसी नेता थे और आज़ाद हैदराबाद के पहले चीफ मिनिस्टर थे। यहां से कुछ ही दूर शोएब रहते थे। 12 अक्टूबर 1920 को जिला कमम के देहात सुब्रावीड में शोएब की पैदाइश हुई। उनका खानदान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से यहां आया था। उनके वालिद निजाम की पुलिस में एक मामूली सब इंस्पेक्टर थे। शोएबुल्लाह खां के वालिद और मेरे बहनोई दोनों सगे भाई थे। शोएबुल्लाह खां से तो मैं इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, अलबत्ता उनके वालिद से काफ़ी अरसे तक मेरी मुलाकात रही और उनकी तबीयत और मिजाज से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ रहा। उनके वालिद बहुत ही सख्त मिजाज और खुदसर किस्म के आदमी थे, ज़मींदार ख़ानदान के थे, लिहाजा और फिर पुलिस की मुलाजमत, तो लिहाजा सख्ती उनके मिजाज में इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी कही हुई हर बात को मनवाने के आदी थे। दूसरों पे बस चले न चले, मगर बहरहाल अपनी औलाद पे तो वो पूरा अपने मिजाज की सख्ती का इजहार करते थे और ये चाहते थे कि जो वो चाहें उनका लड़का वही करे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि शोएबुल्लाह खां के मिजाज में बचपन ही से उस वालिद की सख्ती या जुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने की आरज़ू रही, और जब भी उनको मौका मिला उन्होंने उसका इजहार किया। कोई कमजोर मिजाज का लड़का होता तो अपने वालिद की हाकिमाना तबीयत के सामने झुक जाता, लेकिन शोएब इसी माहौल में अपना इनफरादी किरदार बनाया। शोएब बहुत ही जिंदा दिल आदमी थे, हमेशा हंसी मजाक किया करते थे। उनके दोस्त अहबाब से काफ़ी बेतकल्लुफ़ी से पेश आते थे और मुझसे तो बहुत ही करीब थे वो। हाई स्कूल के ज़माने से ही शोएब को अल्फाज और नज़रियात के कायनात से दिलचस्पी हुई। हर सहूलत के हामिल हम जमातों के बावजूद शोएब ने
कई तकरीरी मुकाबलों में इनामात जीते। ड्राइंग और पेंटिंग का भी शौक था। उनके कॉलेज के साथियों को याद है कि वे किस तरह अपनी साथियों और टीचरों के खाके बनाते थे और किस दिलचस्पी से वे आर्ट की किताबें पढ़ते थे। वे अपने कॉलेज के मैगजीन के संपादक मंडल में भी थे। शोएबुल्लाह खान की सहाफती जिंदगी का आगाज हफ्तेवार तेज से हुआ। तेज के कौमपरस्त ख्यालात की वजह से निजाम ने उस पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद शोएब एम नरसिंह राव के अखबार रैयत में काम किया। बाद में निजाम ने इसे भी बंद करवा दिया। तब 15 नवंबर 1947 में शोएब ने खुद अपना अखबार इमरोज निकाला। एक अखबार जो उस ज़माने में शाये हुआ और जिसने बड़ी ही जुर्रतमंदी के साथ उस ज़माने में अपनी सहाफ़त के फ़र्ज को महसूस किया, वो शोएबुल्लाह खां का अखबार इमरोज था। इसमें ये बहुत ही गैर जज्बाती अंदाज में इन्होंने अपने दौर के जो हालात हैं उनका सही जायज़ा, उनका सही तज्जिया लोगों के सामने पेश किया और बहुत ही दलाइल के साथ कि एक आम पढ़ने वाला उन बातों को कबूल कर ले, क़ायल हो जाए, उस अंदाज से उन्होंने ये अपने अखबार में इदारिये लिखे। तो ज़ाहिर है कि इनका लबो लहजा इतना शाइस्ता था, उनके बयान इतने मुदल्लल होते थे कि इसका जवाब कोई दे नहीं सकता था। शोएब को यकीन था कि जमाना बदल रहा है, मगर उसके करीबी दोस्तों को भी यह समझना मुश्किल था कि एक सब इंस्पेक्टर का बेटा कैसे ख्वाब देख रहा है। तो एक दफ़े मुलाकात हुई तो कहने लगे कि हैदराबाद में तब्दीलियां हो रही हैं, माहौल बदल रहा है, तो उस वक्त मैं बहुत ही अहम खिदमत करूँगा और मिनिस्टर बनूँगा और मैं इंफॉर्मेशन का वज़ीर बनूँगा, और जब वज़ीर बन जाऊँगा मैं तो मैं तुमको कोई बहुत बड़ी पोस्ट दूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये दिन में ख्वाब देखने लगे हो तुम, और तुम्हारे सिवा कोई मिलेगा नहीं क्या? ये तो सब ख्वाब की बातें हैं, ख्याल की बातें हैं, सब तुम अपने आप को धोखा देते रहते हो। इस तो हंसने लगा, उसने कहा नहीं नहीं होगा जरूर, देखो घोड़ा मैदान सामने कब होता है क्या देख लेंगे। शोएब शादीशुदा थे। उन्हें 4 साल की एक लड़की फरीदा थी और जल्द ही उनकी बेगम को एक और बच्चा होने वाला था। बीए की डिग्री, 3 अहम कौम परस्त अखबारों में काम का तजुर्बा, पुरकशिश शख्सियत। यकीनन शोएब अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर थे जहां से वे मुल्क और कौम के लिए कुछ न कुछ कर सकते थे। मैं इस वक्त 14 साल का था और निज़ाम कॉलेज में इंटरमीडिएट में पढ़ता था। शोएब जो अखबार इमरोज निकालते थे उसका दफ्तर हमारे ही घर में था। इस घर में मेरे ताया बी रामकृष्ण राव, मेरे वालिद और हम सभी रहते थे। रैयत के मुदीर थे एम नरसिंह राव साहब जो मेरे मामू होते थे। इमरोज शुरू होने के बाद से हम तकरीबन रोज ही मिला करते थे। हम दोनों रोज शाम में मिलते, फिर वो रात देर गए बातें करते थे। 11 बजे रात जहाँ वो सारी किताबत ख़त्म हो जाती और फिर वो प्रेस को भिजवा देते, तो फिर हम दोनों बैठ के हर किस्म के मौजू पे बातें करते। यूँ कहिए कि हर रात 1 घंटे तक हम दोनों के बीच में एक सेमिनार होता। ये होते होते जहाँ की एक ऐसा मोड़ जहाँ पर हैदराबाद में बहुत तनाव, टेंशन बढ़ गया और रज़ाकारों के मज़ालिम उरूज पे थीं। उस वक्त हमारे घर में, घर के अंदर यानी दफ्तर इमरोज में खिड़कियों में से खतूत फेंके जाते थे। उसमें शोएब को धमकियां दी जाती थी।
ऐसे कई वार्निंग्स मिले उनको, एक नहीं 50 ऐसे वार्निंग्स मिली, तो वो हंसता था। चंद ही दिन बाद यानी 22 अगस्त 1948 से पहले 8-10 दिन पहले कहिए, कासिम रिजवी साहब ने अपने एक तकरीर में ये कहा था कि जो लोग उनके पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लिखते हैं या रियासत महरूस सत्ता रैली या हैदराबाद स्टेट के मफादात के ख़िलाफ़ लिखते हैं, उनके हाथ काट दिए जाएंगे। कि मैं सरकारी नौकरी में तो था कि तय पाया कि लॉ कॉलेज में शिरकत करना चाहिए। लॉ की क्लासें उस ज़माने में सुबह में हुआ करती थी, तो वहाँ बहुत से साथी थे, जैसे इत्तेफाक से शोएब भी मेरे साथ थे, तो इन्होंने उस ज़माने में लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया था। तो ये और मैं बिल्कुल बाजू बाजू बैठा करते थे। किसी बात पे उसने कहा कि भाई आपने यौम नानज में जो तकरीरें हुई सुनी होंगी, मैंने कहा सुनी थी। तो उसने कहा कि उसमें बाज़ इशारे ऐसे थे कि उनका समझने वाले जो उनका ये समझते थे कि उनका रुख मेरी तरफ है, और उसमें यह कहा जा रहा था कि जो एक मखसूस सियासी जमात के ख़िलाफ़ लिखेगा उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी या उसको खमियाजा यूँ भुगतना पड़ेगा कि उसके हाथ काट दिए जाएंगे, और ये मेरी तरफ इशारा है। तो मैंने उससे कहा भाई तुम अपने आप को इतनी अहमियत क्यों देते हो, और तुमको मार के या तुमको गोली चला के कोई शख्स अपनी गोली क्यों बर्बाद करेगा। 21 अगस्त की रात को यानी 22 अगस्त की सुबह हस्ब मामूल मैं और शहीद बैठ के बातें करते हैं। 1:30 बजे के करीब वो और उनके साले ललन दोनों घर से बाहर निकले। मैंने उनके लिए गेट खोला और फिर गेट बंद किया, खुदा हाफिज कहा। फिर मैं अंदर चला गया। जैसे ही अंदर जा रहा था कुछ आवाजें सुने आई, तो मेरे घर में एक काम करने वाला चंद्रैया था। उसने मुझसे कहा साहब शरीफ साहब अभी गए, कुछ हो गया मालूम होता उनको। फिर मैं और चंद्रैया दोनों दौड़ पड़े, घर से बाहर निकले। जैसे ही हम रोड के उस तरफ जा रहे थे तो हमने 4 अशखास को देखा जो लिंगमपल्ली की तरफ से चप्पल बाजार की तरफ दौड़ते हुए भाग रहे थे। उनमें से एक शख्स को मैं पहचानता था। वो चप्पल बाजार के रजाकार तंजीम के सरबराह थे। फिर हम करीब चले गए, देखा कि शोएब एक तरफ पड़े हुए हैं, उनके साले ललन एक 200 गज दूर पड़े हुए हैं। एक भयानक मंजर था। शोएब को गोली मार दी गई थी, फिर उनके सीधे हाथ का पंजा काट दिया गया। फिर हम तलाश करते रहे शोएब के पंजे को। इस बीच में और लोग आ गए थे, काफी लोग जमा हो गए, और मैंने कुछ तलाशी के बाद शोएब के पंजे को पाया। फिर मैं उस पंजे को अपने पंजे में रखा काफी देर तक। उनको और उनके साले को दोनों को उठा के वहां से घर के अंदर ले गए। शोएब के तख्त पे लेटाया गया। उनके आखिरी अल्फाज मेरे से थे। उन्होंने कहा, बाबू मैं जा रहा हूं।
मर जाएंगे कैसे, मारे नहीं मरे, लेकिन ईश्वर का नाम लेते लेते बहादुर होकर मरे। फिर 2-4 दिन के बाद जब मैं हज़म मामूल क्लास को गया तो उस दिन शोएब गायब था, तो पूछा तो मुझे ये मालूम हुआ कि उसको रात में या सवेरे के करीब कत्ल कर दिया गया है। बस लोगों ने तो उसकी जान ले ली है। तो इतना ज़बरदस्त सदमा हुआ मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकता। उस सदमे से मैं ऐसा मुतासर कि क्लास से उठ कर चला गया और फिर यूनिवर्सिटी से LLB की उस क्लास से अपनी LLB की तालीम को अधूरा छोड़ के जो मैं निकला हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी का कभी रुख नहीं किया। हमें बहुत ही अफसोस ज़रूर हुआ, मरपस्त नहीं, हमने और भी डटकर उस मैदान में आगे बढ़ने के लिए उनकी कुर्बानी का हम पे असर पड़ा और हमने सोचा कि इसको रज़ाकारों की जुल्म को और ज़्यादा डट के मुकाबला हमें करना है। उस सिलसिले में ये कदम हमने इनकी यादाश्त का एक स्पेशल नंबर निकाला हैदराबाद के उस मैगज़ीन में जो हम विजयवाड़ा से तशरीह करते थे। उसमें हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े साथी उनके तासरात देकर जिस जज्बे को फैलाने की हमने कोशिश की, उसका बहुत हद तक हम कामयाब हुए। बहादुर के माने मुसीबतों का जो मुकाबला उन्होंने किया, ये जानते हुए कि उनकी जान खतरे में है, फिर भी जो उनका जो मिशन ऑफ लाइफ था कि हमको जो है आज़ादी में कामयाब होना है, वो कामयाबी एक ही जो है उनका मकसद था और उन्होंने अपने जान को कुर्बानी दी। जब उन्होंने शहीद हुए, हम लोग गुलबर्गा सेंट्रल जेल में थे और उसी वक्त जो है मैं डेमोक्रेट के नाम से एक अखबार भी निकाल रहा था, उसमें जो है हमने कंडोलेंस मीटिंग भी की और 500 लोग जो हमारे गुलबर्गा सेंट्रल जेल में थे, 500 लोग उनका जो देहांत होने के बाद एक आदमी जैसा नहीं था जो उन्होंने नहीं रोया। ये शोएबुल्लाह खान की बहुत बड़ी कुर्बानी है और वो कुर्बानी की वजह से जो पुलिस एक्शन हुआ और हैदराबाद आजाद हुआ। शोएबुल्लाह खान के कत्ल के ठीक 20 दिन बाद 13 सितंबर 1948 को हुकूमत हिंद ने हैदराबाद को पुलिस एक्शन के जरिए आजाद किया। फरवरी 1949 को निजाम ने हैदराबाद को भारत में शामिल करने के माहदे पर दस्तखत किया। इसके तहत निजाम को उनकी निजी जायदाद और किताबात को बरकरार रखने की जमानत दी गई। कासिम रजवी को बीबी नगर डकैती केस में जेल की सजा हुई। 1957 में रिहाई के बाद वे पाकिस्तान चले गए। जिस रात शोएबुल्लाह खान का कत्ल हुआ, अख्तर हसन के एक कामरेड मानिकलाल गुप्ता उन्हें अपने घर ले गए। उन्हें पता चला था कि शोएबुल्लाह खान के बाद हिट लिस्ट में अख्तर हसन का नाम था। अख्तर हसन की गैर मौजूदगी में पयाम के दफ्तर पर हमला हुआ, उसकी फाइलें जला दी गईं। यही है वो जगह जहां 28 साला शोएब ने अपना बिलाखिर चैन पाया। उनके कत्ल के तीसरे दिन उनकी बेगम ने अपने दूसरे लड़की को जन्म दिया। जैसे आप देख रहे हैं, ये कोई ताजमहल नहीं। कुछ वर्षों तक लोग यहाँ पूरी लगन से आते हैं, ढेरों फूल, तकरीरें, अखबारों में तस्वीरें। लेकिन बाद में ये सब अपनी अपनी जिंदगी के धंधों में उलझ गए और इस तरह उनकी जवानी के बहादुर दोस्त की यादें उनके दिलों में गहरी और गहरी उतरती गई। गांधी जी बार बार कहते थे कि अहिंसा व्रत का पालन वीर पुरुष ही कर सकता है। कायर की अहिंसा से तो हिंसा थी। वीर वही हो सकता है जो निर्भय है। जो निर्भय है वो मृत्यु तक का उपहास कर सकता है। 20 जनवरी की संध्या, बिरला भवन, नई दिल्ली। गांधी जी अपना भाषण समाप्त करने वाले हैं। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। सुनाने में आज सुनो। चलता है ऐसे ही डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। सुनो
सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन